यद्यपि यह कड़वा सच है कि आज कांग्रेस शून्य है, एक सांसद जो है वह भी जीत पाए इस पे प्रश्न चिन्ह है। 4-5 विधायक हैं, ईश्वर करे वो दोबारा जीतें। वर्तमान स्थिति में उनकी जीत भी मुझे नज़र नहीं आ रही। गौरवमयी अतीत के सहारे जीना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, वर्तमान में जीना पड़ेगा। और मुझे दुख है इस बात का कि प्रियंका गांधी जी के आने के बावजूद 2 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से उनको आए हुए, बिल्कुल, लेकिन 5% भी सफलता उस स्पेस को बनाने में नहीं मिल पाई पार्टी को। एक संगठित व्यवस्थित आंदोलन के लिए एक बड़ा पैराफर्नेलिया डेवलप करना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि जो सही रास्ते पे चलता है उसको संसाधन भी और साधन सब मिल जाते हैं। नमस्कार, मैं सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। आज हमारे साथ केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद भारत सरकार के पूर्व सदस्य संजय दीक्षित जी हैं। संजय जी लगातार संविदा कर्मियों, मनरेगा और तमाम सामाजिक मुद्दों पे अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। इन्हें एक सत्याग्रही कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। धन्यवाद सुदीप जी। मेरा पहला सवाल मनरेगा को लेके है। चूँकि आप मनरेगा पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मनरेगा की आवाज़ उठाते रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना लॉकडाउन लगा था तो अप्रवासियों का मुद्दा बहुत चर्चा में था। उनके पास जॉब नहीं थी और लगातार वो विस्थापित हो रहे थे और जिस कार्यस्थल पे वो तैनात थे वो वापस लौट रहे थे। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह दावा किया था कि हमने सबसे ज़्यादा अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा के माध्यम से काम दिया था। लेकिन इस बार ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है और रोजगार का संकट बहुत बड़ा है। मजदूरों के पास रोजगार नहीं है। इस विषय पे आपका क्या कहना है? ये सच है कि उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष देश में सर्वाधिक मानव दिवस सृजित किए थे और इसका श्रेय 45,000 जो संविदा कर्मी हैं, जो मनरेगा योजना को उत्तर प्रदेश में वास्तविक रूप से लागू करते हैं ज़मीनी स्तर पर, उनको जाता है। राज्य सरकार ने स्वीकार भी किया था। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों से उत्तर प्रदेश में जो इन संविदा कर्मियों के साथ घटनाएं घट रही हैं, उससे इनके जो उत्पीड़न, इन पर अनावश्यक जो दबाव बनाया जा रहा है, इनके जीवन स्तर को, इनकी सेवा स्तर को, इनकी सामाजिक सुरक्षा के विषय पे जो निरंतर सरकार बोलती है वो कर नहीं रही है। इससे अब एक स्थिति ऐसी आ गई है कि संविदा कर्मी आक्रोशित हैं, कुंठित हैं, दुखी हैं। पिछले वर्ष हमारे ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी ने 2 सम्मान समारोह कराए। उन रोज़गार सेवक और संगठन के नेताओं ने कहा कि आप लोग की मानदेय वृद्धि की घोषणा हो। हजारों रुपए खर्च करके गरीब रोज़गार सेवक, संविदा कर्मी 500-700 किलोमीटर से आए। 50-50 हज़ार लोगों का समारोह हुआ। घोषणा की मोती सिंह जी ने कि 3 महीने में कमेटी अपना निर्णय लेके कम से कम 10,000 रुपये मानदेय करेगी। कुछ भी नहीं किया। जो 6% प्रशासनिक मद है उसकी खुली लूट चल रही है उत्तर प्रदेश में, जबकि अधिनियम का स्पष्ट कहना है कि इस प्रशासनिक मद से सर्वप्रथम जो कर्मी तैनात हैं योजना के लिए, उनके मानदेय पर खर्च होगा। तो आज ये सच है कि विस्थापित उस संख्या में तो नहीं जो जिस संख्या में पिछली बार आए थे, लेकिन विस्थापित गांव आए हैं और यह परेशान हाल जो संविदा कर्मी हैं, यह उतनी रुचि और अगर ये कहें कि वो सत्याग्रह के एक मूड में है ये संविदा कर्मी कि हमारे लिए आपने क्या किया। तो आज स्थिति भिन्न है। तमाम दमनकारी कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इन संविदा कर्मियों को ठेकेदार को सौंपने के लिए तैयार है। बहुत आक्रोशित हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उत्पीड़न का घड़ा भर चुका है। उत्तर प्रदेश में आर पार की लड़ाई ये संविदा कर्मी अपने अपने परिवार के लिए लड़ेंगे। जहाँ तक मनरेगा मज़दूरों की बात है,
जॉब कार्ड धारक की बात है। मैंने अभी कुछ दिन पहले इनसे अपील की है, लड़ाई एक तरफ है और अगर कोई व्यक्ति काम मांग रहा है तो ये हम नैतिक अपना दायित्व पूरा करेंगे, उसको काम भी दिलाएंगे, लेकिन लड़ाई आर पार की है। मनरेगा में उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसी संविदा कर्मियों की बात हो तो संविदा व्यवस्था जो सरकारों द्वारा अब लागू की जा रही है, हर सेक्टर्स में संविदा पे रखा जा रहा है, हर सरकारी कार्यालयों में संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं, इस व्यवस्था से आप कितना सहमत हैं? नहीं, यही तो बात है। इट इज़ नॉट ओनली द मनरेगा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, दिस वेरी कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ is dubious, is a conspiracy against the youth of this country. The central government and the state governments are spoiling the future of our young boys. Why? Because they are not following the instructions of the Supreme Court. The Supreme Court has very specifically said in 2018 that every contractual employee should get equal pay for equal work. They should be provided the complete social security net. समान काम का समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान संविदा व्यवस्था को अमानवीय कहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बेरोजगारी के नाम पर अभी तक उद्योगपति शोषण करते थे, लेकिन इस देश में सरकारें शोषण कर रही हैं। ये जो आप जिसने बहुत सही सवाल पूछा कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल संविदा पे नियुक्तियां हो रही हैं, ये क्या है? यह लूटपाट का एक नायाब तरीका खोजा गया है। सरकार पर बोझ ना पड़े। एक जूनियर इंजीनियर 65,000 रुपये पा रहा है और मनरेगा योजना में एक जूनियर इंजीनियर 11,200 रुपये, उसमें 1,500 काट दीजिए EPF, 9,500 में उसका पेट्रोल का खर्चा भी नहीं आएगा। वो भ्रष्टाचार क्यों ना करे? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, लेकिन सरकार इनको सुविधा भ्रष्टाचार के लिए एक दलाल पैदा कर रही है कि तुम तो मजबूर हो भ्रष्टाचार करने के लिए, हम तुम्हें हटा देंगे। अब तुम कलेक्शन एजेंट बना दिया इन संविदा कर्मियों को सरकार ने। और आपको बता दूं, इस समय कोई भी विभाग संविदा कर्मियों के बिना नहीं चल सकता। आज जो कुछ भी दिख रहा है आपको सड़क पर, अस्पताल में, बिजली, रोड, किसी भी विभाग में, तो वो इन शोषित संविदा कर्मियों के दम पे है। बेरोजगारी है, इंसान ये सोच के कि हम सरकार में किसी तरह जुड़ जाएं, चाहे संविदा पे ही क्यों ना जुड़ जाएं, और फिर वही नौजवान मजबूर होता है अपने परिवार के लालन पालन के लिए समझौते करने के लिए। अधिकारी मौज में है, जब कोई घोटाला पकड़ा जाएगा तो तलवार चढ़ जाएगी इन संविदा कर्मियों पे, और दफ्तर में बैठ के कलेक्शन एजेंट्स बना दिया इन संविदा कर्मियों को। कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। इसलिए आज मेरी लड़ाई मनरेगा संविदा कर्मियों के लिए ही नहीं है, अब इसका दायरा बहुत व्यापक हो चुका है। उत्तर प्रदेश में, मात्र उत्तर प्रदेश में 15 लाख संविदा कर्मी हैं। इस देश में करोड़ों परिवार हैं जो बंधुआ मजदूरी करने को इस व्यवस्था के तहत मजबूर हो गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण सवाल है इसी संदर्भ में, सरकारें आखिर में किन वजहों से संविदा कर्मियों की लिए जॉब सिक्योरिटी तरह का कुछ नहीं सोच पा रही है? जॉब सिक्योरिटी आखिर आज की ज़रूरत है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह चीज़ें महंगी हो रही हैं, सरकार महंगाई पे भी नियंत्रण नहीं लगा पा रही है। तो यह जानते हुए कि जो वेतन व्यवस्था के अंतर्गत संविदा कर्मी रखे गए हैं उसमें उनका परिवार चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है और इसी से भ्रष्टाचार जनित होता है, तो इसको सरकारें क्यों नहीं ख़त्म कर देना चाहती हैं, या फिर क्यों ऐसा जॉब सिक्योरिटी टाइप का कुछ नहीं बना पा रही हैं? मैं आपको बताऊं, इसका बहुत सटीक उदाहरण आप मनरेगा में देख लीजिए। मनरेगा में संविदा कर्मी जो नियुक्त होगा उसका भुगतान कहाँ से होगा? मनरेगा अधिनियम में 6% कंटिंजेंसी अर्थात प्रशासनिक मद का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च हुआ। 8 × 6 = 48, 480 करोड़ रुपए
इस काम के माध्यम से प्रशासनिक मद जनरेट हुआ। अब इन भ्रष्ट अधिकारियों की नज़र 480 करोड़ पे है। अगर आप स्वस्थ मानदेय सामाजिक सुरक्षा देंगे तो 480 में 400 करोड़ रुपए इन पे जाएगा, जो कि न्याय उचित है, अधिनियम का दायरा है। लेकिन ये अधिकारी अपने ऑफिस के खर्च, फर्जी गाड़ी का डीजल और फर्जी बिलों को लगाकर 480 करोड़ में 280 करोड़ खा लेते हैं। अगर ये उनको जीवन सम्मानजनक जीवन के लायक मानदेय देंगे तो मनरेगा योजना भी अच्छी तरह लागू होगी, पारदर्शिता रहेगी और इनके परिवार भी खुश रहेंगे। ये जो नहीं दिया जा रहा है, आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा, क्यों नहीं देते हैं अधिकारी, क्यों इनको अधिकार नहीं देते? इनके योजनाएं सब अच्छी हैं, जो संविदा कर्मी नियुक्त है उसको भी फाइनेंशियल पावर्स हैं। बिहार में यही कर्मचारी विद फाइनेंशियल पावर्स है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। मतलब इस मामले में बिहार ज़्यादा बेहतर है। बिहार में संविदा कर्मियों को जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो देश में 2-3 टॉप राज्यों की हैं। हिमाचल ने तो इन संविदा कर्मियों को का समायोजन कर दिया विभाग में, दे आर द बेस्ट। राजस्थान हैज ऑल्सो डन सम वेरी गुड थिंग्स। कोई भी संविदा कर्मी की आकस्मिक मृत्यु होगी तो 6 लाख रुपए तत्काल बिहार सरकार दे रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मक्कार, बेईमान अधिकारी, संवेदनहीन अधिकारी, 14 वर्ष हो गए केवल शोषण और बस शोषण हो रहा है। संजय जी, तो क्या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक नियंत्रण से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी नियंत्रित करती है पूरे सिस्टम को? मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक दल जूठन खाने के आदी हो गए हैं, भ्रष्टाचार का जूठन से संतुष्ट हो रहे हैं और पूरी तरह भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी हावी है, जो आंख में पट्टी बांधकर इन राजनीतिक दलों में पूरे समाज को, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, 25-24 करोड़ आबादी है, हर चौथा व्यक्ति इस देश में उत्तर प्रदेश का है। आज उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा तो स्वतः देश तरक्की करेगा। इस संसार के कम से कम 50 देशों से ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की होगी। वी कैन बिकम द बेस्ट टॉर्च बियरर ऑफ विकास इन दिस कंट्री, बट वी आर द वर्स्ट। यहाँ भ्रष्टाचार सिस्टम का जो दुरुपयोग है वो शायद इस देश में कहीं ना मिले। इसका दोषी निश्चित तौर पे जो भी सरकारें यहाँ रही हैं या जो भी प्रमुख दल हैं वो निश्चित तौर पे दोषी हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सर्वाधिकार राजनीतिक बॉस का होता है। नौकरशाह नौकर है, लोक सेवक, जनता का सेवक संविधान में उसको कहा गया, लेकिन वो जनता का उत्पीड़क, उसका लूट का माध्यम बन गया उत्तर प्रदेश में। ये बहुत बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। इसमें जब तक जनमानस नौजवान आगे नहीं आएगा, और राजनीतिक दल इसको बकायदा पोषण दे रहे हैं ताकि आप शोषण कर सकें। यस। ये ब्यूरोक्रेसी बहुत चालाक है, ये माहौल देखती है और तुरंत स्विच ओवर कर जाती है। गांव में आप अगर गांव से संबंधित हैं तो एक बेल, बेशरम बेल होती है, जिसको जहां चाहें आप बहुत बहादुरी से लगा सकते हैं, फेंक दीजिए। यह है ब्यूरोक्रेसी, बेशरम बेल की तरह हो गई है। सत्ता परिवर्तन देखते ही नए नेताओं के साथ लिपट जाती है और धीमे से उनके आंख में भी वो पट्टी बांध देती है। नेता मस्त है, उसकी व्यवस्थाएं और जूठन लूट का उसको कुछ हिस्सा मिलना पर्याप्त है। असली माल, असली लूट ये अधिकारी रख रहे हैं। भविष्य निधि को लेकर आप सवाल उठा रहे थे, इसका मामला क्या है? ईपीएफ 1952 का कानून है और ये एक बहुत शानदार कानून है। इसमें 15 संशोधन हो चुके हैं पिछले 70 सालों में। अब यह स्पष्ट है कि 20 से ज़्यादा कर्मचारी अगर किसी संस्थान में हैं तो 15,000 रुपये मानदेय पाने तक उसको एक छोटी सी उसकी हिस्सा कटेगा, जो लाभार्थी है उसका कटेगा, और जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उसका कटेगा।
उसको वो अंश जमा होता रहेगा, उसको बाद में मिलेगा, पेंशन मिलेगा, उसको बीमा की व्यवस्था मिलेगी। इसमें सरकार का कुछ नहीं जाना है। मुझे तो लगता है ये अधिकारी ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे इनके जेब से जाना है। भारत सरकार ने वो पैसा दिया है आपको, भारत सरकार का ये अधिनियम है। मैं अब जिस तरह ईपीएफ के मामले में मैंने सुना था कि नियोक्ता का अंश ना देना पड़े, इसलिए उद्योगपति कम संख्या दिखाते हैं अपने कर्मचारियों की, क्योंकि 12% अगर कर्मचारी का कटता है तो 13% एम्प्लॉयर को देना पड़ता है। वो रकम ना दी जाए क्योंकि उद्योगपति ये चाहता है कि उसकी जेब से पैसा ना जाए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि निजी क्षेत्र से ज़्यादा इस योजना के प्रति संवेदनहीन सरकारें हैं। और मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं कि जो एक कहावत थी कि जब तक व्यक्ति अशिक्षित, शारीरिक रूप से दुर्बल नहीं रहेगा तब तक उसको बहला के उसको अपने हिसाब से उच्च पद पर बैठे लोग नहीं मोड़ सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश के आबादी को अशिक्षित, न स्वास्थ्य व्यवस्था और ना ही सामाजिक सुरक्षा देकर इसको एक कमज़ोर निरीह व्यवस्था बनाने का षड्यंत्र है। क्योंकि ईपीएफ ना देना, ईपीएफ का उचित लाभ ना देना, मनरेगा में 500 कर्मचारी मर चुके हैं 4 सालों में। ईपीएफ का उनको अंश काटा नहीं। मैंने कहा है कि इस पे ईपीएफ कोर्ट में हम सब जाएंगे और बड़ा सख्त कानून है, आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे उन अधिकारियों के खिलाफ, लेकिन ईपीएफ का पुराना लाभ ब्याज समेत हम लेंगे। बहुत से विभागों में ऐसा है। ईपीएफ मुद्दा बहुत गंभीर है। ईएसआईसी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरी क्लियरली स्पेसिफाइज any employee who is getting the EPF benefit is liable to get the benefit of employees insurance, health insurance, but they are not getting it. उत्तर प्रदेश में कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। यह पूरी तरह अमानवीय सरकार है। EPF is a very important thing. एक और महत्वपूर्ण सवाल है, और ये सवाल संविदा कर्मियों के ही संदर्भ में है। सेवा प्रदाता, अब सरकारें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने की बजाय एक बाहर की संस्थान के द्वारा आउटसोर्स करती है कर्मचारियों को। इस पे आप कुछ बोलिए, क्योंकि बहुत ऐसी शिकायतें हैं कि जो आउटसोर्स कंपनियां होती हैं वो अभ्यर्थियों से ही पहले पेमेंट लेती है, फिर उसकी नियुक्ति कराती है, और सरकारें जो शोषण कर रही है वो अलग है। तो इस पे कुछ देखिए, मैं आपको 2 दिन पहले का उदाहरण दे दूँ। मेडिकल कॉलेज KGMC में पिछले साल सेवा प्रदाता द्वारा कुछ कर्मचारी रखे गए। 70,000 रुपये प्रति कर्मचारी ऊपर से रकम भ्रष्टाचार की ली गई नियुक्ति के लिए, और पहली तनख्वाह मिलने से पहले ही वो नियुक्ति खारिज हो गई। सेवा प्रदाता इस वर्तमान संविदा व्यवस्था का एक बहुत बड़ा कोड़ है। ये सब विदित है, खुली बात है कि सेवा प्रदाता एक दलाल है। जेम पोर्टल में भारत सरकार ने बड़ा अच्छा, मोदी जी ने शुरुआत की थी कि भाई जो खरीदारी होती हैं ठेकेदार में, उसमें टेंडर्स मैनेज होते हैं। कोटेशंस के माध्यम से गलत पार्टियों को सामान खरीद फरोख्त होती है, तो जो भी सरकारी खरीद हो वो जेम पोर्टल के माध्यम से हो। यद्यपि उसमें भी बहुत से कमियां, सिस्टम में जो भी कानून बनता है उसकी तोड़ भी इस देश में निकल आती है। लेकिन इस जेम पोर्टल का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण अंश है कि सरकार ने ये भी मंशा जाहिर की है कि सामान खरीदने के अलावा मानव संसाधन का भी खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से हो। आज सेवा प्रदाता जेम पोर्टल के माध्यम से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 6 महीने 10 महीने की जो तनख्वाह है एडवांस में लेता है, और एक मुश्त केंद्रीकृत लूट का माध्यम बन गया जेम पोर्टल। प्रदेश के मुखिया बैठे अधिकारी करोड़ों रुपए का लूट रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं सेवा प्रदाता से।
सेवा प्रदाता इसके बदले में जो नियुक्तियां कर रहा है उन लोगों से ले रहा है, और जिस दिन चाहे सेवा प्रदाता सही परफॉर्मेंस ना रिपोर्ट बना के उसको हटा सकता है। सेवा प्रदाता कोड है इस संविदा व्यवस्था में। यह अधिकारियों के लूट का एक बहुत सशक्त मंच बन गया है। और मनरेगा में सेवा प्रदाता तो किसी तरह भी अनुबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेवा प्रदाता एक अधिकारी अगर नियुक्त करेगा, किसी विभाग नियुक्त करेगा संविदा कर्मी को, तो कहीं कोई अतिरिक्त देय नहीं है। सेवा प्रदाता को 18% जीएसटी दे रही है सरकार, 5% उसको दे रही है सर्विस चार्ज, 23% ज़्यादा जो डीएम साहब अगर एक रोज़गार सेवक या तकनीकी सहायक को नियुक्त करेंगे तो 1 रुपया का खर्चा नहीं आना है। जिले स्तर की कमेटी चयन करेगी और उसको नियुक्ति करेगी, जैसे हजारों लाखों लोग नियुक्त हैं, और सेवा प्रदाता उसी इंजीनियर को नियुक्त करेगा। तो जो तनख्वाह सरकार दे रही है उसके अलावा उस सेवा प्रदाता को 18% जीएसटी सरकार देगी, 5% सर्विस चार्ज देगी, तो 22% तनख्वाह बढ़ गई। अगर सेवा प्रदाता द्वारा तनख्वाह उसको वही मिलेगी, वो खर्चा सेवा प्रदाता को दिया जाएगा। मनरेगा योजना में 6% कंटिजेंसी है, सीमित संसाधन है। पिछले 14 साल में सरकार बता दे, 1 महीना जब उसने समय पे वेतन दिया हो, 6-6 महीने में वेतन नहीं दे पा रहे हो आप, और उसी प्रशासनिक मद का करोड़ों रुपए आप सेवा प्रदाता को दे रहे हो। यह बिल्कुल अनुमन्य नहीं है। इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार अत्याचार की सीमाएं लांघ गई है। सेवा प्रदाता से मोटी रकम ली गई है, और इन गरीब जिन संविदा कर्मियों ने आपको देश में प्रथम स्थान पे लाया पिछले साल, उनके साथ इतना बड़ा धोखा। सेवा प्रदाता संविदा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा काला धब्बा है, लूट का एक माध्यम है। संजय जी, भ्रष्टाचार की बात निकली है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब अन्ना आंदोलन हुआ था, उसके बाद से ही केंद्र में मोदी सरकार आई है। उस भ्रष्टाचार आंदोलन का, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना जी ने आंदोलन किया, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट अगर किसी को मिला है तो वो भाजपा गवर्नमेंट को मिला है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लगभग हर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि आप अगर भाजपा को चुनेंगे तो डबल इंजन की सरकार होगी। और मोदी शुरू से ये बोलते हैं, और ईमानदार प्रतिनिधि, देश के ईमानदार प्रतिनिधि के तौर पे प्रचारित भी हैं, और हरदम कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति भाजपा का रवैया 0 टॉलरेंस का है। लेकिन बावजूद ये चीज़ें हो रही हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है। इस पे आपकी त्वरित टिप्पणी चाहिए मुझे। अन्ना आंदोलन का मैं भी बहुत बड़ा समर्थक था, यद्यपि मैं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ पद पर था, क्योंकि एक उम्मीद की किरण इस देश के नौजवान में जागी थी कि लोकपाल आएगा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। वो एक सुनियोजित षड्यंत्र था। ये समय अंतराल सबको सामने आ गया है। कांग्रेस के कुछ विभागों में गलतियां हुई, कुछ मामले एक ऑर्गेनाइज्ड ढंग से प्रचारित किए गए, जिसके कारण मोदी जी आए और देश के नौजवान को मोदी जी पे भी बहुत विश्वास था। उत्तर प्रदेश में एक संत योगी जो मठ का संचालन कर रहे थे, उनके आने से उत्तर प्रदेश में भी बहुत आशाएं थी। लेकिन आज भ्रष्टाचार बढ़ गया। कोई विभाग में अगर 15% कमीशन चल रहा था तो आज 25% चल रहा है। उसका कारण है कि बड़े सौदे प्रधानमंत्री या पीएमओ लेवल पे या अन्य लेवल पे हो रहे हैं। नीचे स्तर पे अधिकारी पे पूरी तरह कोई अंकुश नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है। जो आशाएं थीं अन्ना आंदोलन से, लाभ भाजपा को मिला, चाहे केजरीवाल को मिला, लेकिन उस आंदोलन ने एक आज़ादी के बाद पहली बार इस देश के नौजवान और शिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग के आंख में एक आशा की किरण नज़र आई थी। इससे बड़ा धोखा अन्ना आंदोलन से बड़ा हो ही नहीं सकता। आज स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। लोकपाल का नाम नहीं। गांव में भ्रष्टाचार चरम पर है। इसलिए मैं निजी तौर पे अन्ना आंदोलन का एक बहुत प्रबल समर्थक था। मुझे भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन निराशा ही मिली, भाजपा से भी, अन्ना आंदोलन के सभी दिग्गज नेताओं से भी। आप राजनीतिक तौर पे बहुत सक्रिय हुआ करते थे पहले, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं।
उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और अभी इंडिपेंडेंट तौर पे तमाम सामाजिक मुद्दों पे लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं सबके लिए। राजनीति से अलग होना आपका व्यक्तिगत निर्णय था या इसके पीछे भी कोई कहानी है? नहीं, मैं राजनीति से अलग विशेष परिस्थितियों में मुझको पार्टी से निकाला गया। कांग्रेस ने मुझको 6 साल के लिए निष्कासित किया, क्योंकि एक बुरी आदत सदैव रही, गलत चीज़ को नहीं बर्दाश्त करना। कुछ ऐसे दागी लोगों को कांग्रेस में शामिल किया गया, महिमा मंडित किया गया, जिसका मैंने विरोध किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने आप को स्वयं इस बात को प्रचारित करती है कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है। मैं बेसिकली महात्मा गांधी से जीवन में सदैव प्रभावित रहा, और वो कोई नेता या एक सामाजिक व्यक्ति की तरह नहीं। मुझको तो ऐसा प्रतीत होता है, जो गांधी को मैंने अध्ययन किया, वो एक महामानव थे। उनको उनका अंश, उनके चरणों की धूल भी बनना बहुत बड़ी बात है। मैं प्रयास करता रहता हूँ। राजनीति से मुझे निकाला गया, उसके बाद सामाजिक गतिविधि में मैं पूर्णकालिक रूप से शामिल हो गया। लेकिन एक बात मुझे सदैव खटकती है, और मैं कुछ समय से मैं इस बात पे गंभीरता से विचार कर रहा हूँ कि अगर वास्तविक परिवर्तन, अगर मुद्दों का हल चाहिए, तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। अगर शिक्षित अच्छे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता राजनीति में नहीं आएंगे, तो राजनीति सदैव इतनी गंदी रहेगी। और लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, द अल्टीमेट पावर इज़ द पॉलिटिकल बॉस, बी इट द प्राइम मिनिस्टर और द कैबिनेट मिनिस्टर और द MLA और द MP। जिस दिन राजनीतिक व्यक्ति यह निर्णय ले लेगा कि यह चीज़ नहीं होनी है, तो किसी नौकरशाह की हैसियत नहीं है वो करने की। इसलिए 3 साल का मेरा जो ब्रेक था, इंटरवल था, निश्चित तौर पे पूरी तरह गैर राजनीतिक था। आने वाले समय में मैं चाहूँगा, मैं कोशिश तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी राजनीतिक मंच की स्थापना, या कोई ऐसा राजनीतिक दल जो मेरे मुद्दों को ईमानदारी से साथ देगा, तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। मैं और हजारों मेरे साथी उस मंच को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, 2022 चुनाव नज़दीक है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। आप कांग्रेस से जुड़े रहे हैं पहले, इसलिए यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है? मतलब क्या वह स्पेस बना पाएगी जिसके लिए प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही हैं, या फिर जैसा कि कांग्रेस के साथ होता आ रहा है 2014 के बाद से, वैसी स्थितियां दोहराई जाती रहेंगी? देखिए, एक बात मैं कहूँगा, गौरवमयी अतीत के सहारे जीना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। वर्तमान में जीना पड़ेगा। और मुझे दुख है इस बात का कि प्रियंका गांधी जी के आने के बावजूद 2 साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से उनको आए हुए। बिल्कुल। लेकिन 5% भी सफलता उस स्पेस को बनाने में नहीं मिल पाई पार्टी को। शायद जिस प्रक्रिया के तहत वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रवेश करना चाहती हैं, वो गलत है। कांग्रेस अपना स्पेस बनाए, इसके लिए मेरे सदैव शुभकामनाएं हैं। और मैं आज बता दूं, यद्यपि अब बहुत कठिन है, क्योंकि 10-12 महीने रह गए हैं चुनाव के, 300 साढ़े 300 दिन भी नहीं रह गए हैं। लेकिन मैं फिर से कह सकता हूं कि इस प्रदेश को सचमुच इंतज़ार है कांग्रेस पार्टी का जीवित होने का। मैच फिक्सिंग एक्सपर्ट्स इस पार्टी में पिछले 3 दशक से हावी हैं, और मैं प्रदेश के नेताओं को बिल्कुल दोष नहीं देता। ये दोष है केंद्रीय नेतृत्व का। अगर यहाँ के लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो आप इतने मूर्ख नहीं होना चाहिए कि आप उनकी बातों में आएं। आपको वह नेता पसंद आ रहे हैं जिनको पब्लिक नहीं पसंद करती। इफ यू आर अ कॉन्फिडेंट ऑफ द लीडरशिप, you will get everything. People who are popular among the masses should be picked up and made the leaders.
कोई नेतृत्व, मतलब सेकंड लाइन लीडरशिप इस प्रदेश में 30 साल से नहीं डेवलप की गई। वही लोग जो सदैव सब कुछ पाते रहे वही सब कुछ पाएंगे, कैसे पार्टी डेवलप होगी। और आज भी मुझे दुख है कहने में कि संविदा पर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नियुक्त कर रही है। वह टी शर्ट पहन के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का टी शर्ट पहन के गतिविधि कर रहे हैं। कोई राजनीतिक वर्कर कभी मानदेय पे नहीं रखा जाता। स्वेच्छा से सामाजिक इच्छा गतिविधियों की इच्छा द्वारा कांग्रेस ने सदैव आंदोलन सत्याग्रह किए हैं। यू कैन हैव अ वेरी लैविश ऑफिस, यू कैन हैव वेरी गुड सोशल मीडिया टीम, वेरी गुड कॉन्फ्रेंस हॉल, बट यू विल बी जीरो इन द आइज ऑफ द मासेस। इसलिए कांग्रेस को आज भी, मैं तो फिर से कहूँगा, जितना भी नाराज़ हूँ लेकिन हृदय में ये इच्छा रहती है कि कांग्रेस सुधर जाए, क्योंकि कांग्रेस में वो जातिवादी धार्मिक जहर कम है। आज भी अगर कांग्रेस ईमानदारी से 10 महीने ज़मीन पे आके काम करने लगे तो एक स्थान निश्चित तौर पे बना सकती है। यद्यपि यह कड़वा सच है कि आज कांग्रेस शून्य है। एक सांसद जो है वह भी जीत पाए, इस पे प्रश्न चिन्ह है। 4-5 विधायक हैं, ईश्वर करे वो दोबारा जीतें। वर्तमान स्थिति में उनकी जीत भी मुझे नज़र नहीं आ रही। गांव के विकास की बात करते हैं। 2014 में जब मोदी जी इस केंद्र में आए थे तो उन्होंने आदर्श ग्राम योजना करके एक योजना बनाई थी, जिसके अंतर्गत सांसदों को गांव को गोद लेना था और उसका डेवलपमेंट करना था। गांव अभी भी बहुत पीछे हैं। हम उनकी योजनाओं को एक बारगी छोड़ भी दें तो पंचायती राज व्यवस्था गांव की विकास की जिम्मेदारी उठाती है। कहाँ ऐसी गलती हो रही है कि गांव अभी भी विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं? आपके मैं लोकतंत्र चैनल को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे दिल से छूते हुए इस गंभीर मुद्दे को आपने उठाया। देखिए, पंचायत राज अधिनियम में जो 72वां और 73वां संशोधन हुआ था, वो संशोधन ऐतिहासिक था, जिसके जिम्मेदार राजीव गांधी जी और उनकी कैबिनेट थी। वाकई अधिकारों का विकेंद्रीकरण हुआ नहीं। राजनीतिक व्यक्ति और अफसरशाही कभी नहीं चाहेंगे आज जो अधिकार उनके पास हैं वो पंचायत को जाएं। पंचायत राज अधिनियम में पंचायत को एक इंडिपेंडेंट बॉडी कहा जरूर गया है, लेकिन आज भी पंचायत ग्राम विकास अधिकारी से लेके खंड विकास अधिकारी से लेके मुख्य विकास अधिकारी, ब्लॉक और विकास भवन के अधिकारियों के जेब में है। पंचायत में जो भ्रष्टाचार है वह भ्रष्टाचार इतना व्यापक है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। पंचायतों में पिछले 15 सालों में प्रति वर्ष पंचायत में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए आता है। करोड़ों रुपए पंचायत के विकास के लिए आता है, लेकिन आज तक कोई पारदर्शी तरीका नहीं है। चाहे वो 15वां वित्त हो, चाहे वो 5वां राज्य वित्त हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का पैसा हो। मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार की लोग बात करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पारदर्शिता है। आप एक बटन दबाएंगे मोबाइल में तो आपको मालूम चल जाएगा कि आज इस गांव में किस मजदूर ने काम किया है। ग्राम विकास जो गांधी जी का सपना था, ग्राम स्वराज, जो आज पंचायत राज विभाग का वही लक्ष्य है। गांधी को जितना गाली दे दो, तुम्हें अनुपालन वही करना पड़ेगा जो गांधी जी की परिकल्पना थी इस देश के लिए। यह सत्य हो चुका है, लेकिन गांव में पूरी खुली लूट है। ग्राम पंचायत का अर्थ प्रधान नहीं था। ग्राम पंचायत का महात्मा गांधी और हमारे नियम कानून संविधान में अर्थ है ग्राम सभा, अर्थात गांव में जितना बालिग व्यक्ति है, ग्राम सभा को अधिकार जब तक नहीं मिलेगा तब तक ग्राम पंचायत जो विभाग है, जो परिकल्पना है, वो नहीं सफल होगी। हमारे नेताओं ने प्रधान को सशक्त कर दिया। जो ग्राम पंचायत एक परिकल्पना का एक हिस्सा था, ग्राम पंचायत में प्रधान चुना हुआ ग्राम सभा का नेता है, लेकिन समस्त अधिकार ग्राम सभा को हैं।
ग्राम पंचायत में 9 कमेटियां होती हैं जिनको अधिनियम अनुसार पूरा अधिकार है उन विषयों पर निर्णय लेने का, लेकिन वो कमेटी शून्य है, मृत कमेटीज़ हैं। पंचायत में ग्राम सभा सशक्तिकरण पे मैं बहुत जल्दी एक प्रदेशव्यापी पदयात्रा शुरू करूंगा। ग्राम पंचायत जिस दिन सशक्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार 50% स्वतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि गांव में हर व्यक्ति नज़र रखता है क्या हो रहा है, केवल उसको जानकारी हो जाए कि क्या होना है और क्या नहीं हो रहा है। ये सरकारी तंत्र उस जनमानस को जानकारी नहीं देता, सब कुछ कागजों पे है। द एंटायर पंचायत राज डिपार्टमेंट इज ऑन पेपर्स, नथिंग ऑन द ग्राउंड। 100 रुपये में 10 रुपये खर्च जमीन पे हो रहे हैं। 90 रुपये का बंटवारा प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ, सीडीओ, डीएम, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और कभी कभी मुख्यमंत्री तक जाता है। ग्राम पंचायत की स्थिति सबसे दयनीय है। जो सबसे पात्र लोग हैं, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है, उस तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। पंचायत राज व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट तंत्र के जेब में है। इसको आज़ाद कराना, अपने में समर्थवान बनाना मेरे जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य है। संजय जी, एक आखिरी सवाल, ये जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए भविष्य में आपकी योजनाएं क्या हैं? आपने लगातार आंदोलन, सत्याग्रह और पदयात्रा की बात की, ये कब से और कैसे इम्प्लीमेंट होगा? बहुत कठिन सवाल है। इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं, कोई भी आंदोलन, कोई भी एक कार्य योजना का आर्थिक पक्ष आज के युग में बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक मैंने आपको बात कही, लेकिन ये जो मुद्दे हैं, चाहे संविदा कर्मियों का हो, चाहे पंचायत सशक्तिकरण का हो, चाहे भ्रष्टाचार का, एक मन में चीज़ें बन रही हैं। एक मंच बनाएं, चाहे ट्रेड यूनियन बनाएं। कुछ ऐसे नौजवानों को प्रदेश में, बहुत से प्रदेशों के ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए हैं पिछले 6 महीने में, जिनकी इच्छा है कि एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जाए। लेकिन ईमानदारी से आपको बता दें, कोई भी जन आंदोलन खड़ा करने के लिए कुछ ऐसे लोग, जो सक्षम लोग हैं, जो इन विचारों से सहमत हैं, उनका सहयोग, या मैं तो 1.5 साल से जो गतिविधि कर रहा हूँ उसमें आधे से ज़्यादा खर्चा ये गरीब संविदा कर्मी मुझे भेज देते हैं, 100, 200, 50 रुपये करके। लेकिन एक संगठित, व्यवस्थित आंदोलन के लिए एक बड़ा पैराफर्नेलिया डेवलप करना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि जो सही रास्ते पे चलता है उसको संसाधन भी और साधन सब मिल जाते हैं। मैं स्पष्ट उत्तर तो आपके प्रश्न का नहीं दे सकता, लेकिन मैं भी इस बात के लिए चिंतित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो हमारे साथ संजय दीक्षित जी थे, जो संविदा कर्मियों, मनरेगा और तमाम सामाजिक मुद्दों पे लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और गांधी के नक्शे कदम पे चलते रहते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।